ये जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इस पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है आपसे कि सोलर एनर्जी है, इसका कारण क्या है। सोलर एनर्जी जो है क्यों उत्पन्न होती है। तो सोलर एनर्जी का जो कारण है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज़न, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसका जो आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न इसका जो आंसर है पार्ट 2। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब क्या होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि सोलर जो सरफेस है वहाँ पर सन पर हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के दूसरे अणु के साथ फ्यूज़न करता है और इसके कारण उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है 2He4 यानी कि हीलियम का एक अणु। और साथ में ही क्या चीज़ उत्पन्न होती है, बहुत अधिक, बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये। तो बच्चों इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, और यही सोलर एनर्जी कहलाती है ये। तो ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड है, रीज़न क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे हाफ लाइफ अर्धायु काल के बारे में पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अर्धायु काल 4 मिनट है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धायु काल के लिए फार्मूला होता है n बराबर n0 1/2 की पावर स्मॉल n। तो स्मॉल n जो होता है अर्धायु काल की संख्या होती है। स्मॉल n बराबर क्या होता है, कैपिटल T अपॉन T हाफ। कैपिटल T मतलब टोटल टाइम जो है, और T हाफ क्या हो गया बच्चों, अर्धायु काल। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कैपिटल T दिया हुआ है, टोटल टाइम 12 मिनट, 12 मिनट दिया हुआ है, जो अर्धायु काल दिया हुआ है 4 मिनट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अर्धायु काल की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हम चेक करते हैं n बराबर जो n0 जो प्रारंभिक मात्रा दी हुई है 1 ग्राम, 1/2 की होल पावर 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/8 ग्राम। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, इस ऑप्शन में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सही आंसर है ये। तो आप समझ गए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, n बराबर n0 1/2 की पावर स्मॉल n। n0 क्या हो गया, प्रारंभिक मात्रा, n क्या होगी, अर्धायु काल के बाद जो मात्रा है आपके पास, और स्मॉल n अर्धायु कालों की संख्या। और स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल T अपॉन T हाफ। कैपिटल T जो टाइम आपको दे रखा है टोटल, तो 12 मिनट, और अर्धायु काल 4, तो टोटल अर्धायु काल आपके पास कितने आ गए, 3। इस तरीके से आपने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लाल रंग का कांच का टुकड़ा है, रेड पीस, इसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, और गर्म करते जा रहे हो, आपने बहुत गर्म किया, तो बताओ इसका रंग कैसा होगा। तो इसके लिए हम लोग ये जानते हैं कि VIBGYOR ये हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, इसका वेवलेंथ मतलब जिसका जो लैम्डा है, तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य इस तरीके से बढ़ती है। और इंटेंसिटी, जब आप स्कैटरिंग का फार्मूला पढ़ते हो, स्कैटरिंग के फार्मूले में I प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4, यानी कि जितना इसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य होगी, उसका तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, वायलेट की। वायलेट की इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जब आप इसको गर्म करोगे, लाल रंग का जो पीस है, जो रेड कलर का पीस है, इसको जब आप खूब गर्म करते चले जाओगे तो डार्क अंधेरे में ये कैसा चमकेगा, ये वायलेट कलर का। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4th पार्ट आएगा। इसका ऑप्शन कौन होगा, 4th आंसर। आपको पूछ क्या जाएगा कि कैसा कलर है, तो आप क्या जवाब दोगे, वायलेट कलर। 4th क्वेश्चन में आपसे CRO के बारे में पूछा जा रहा है। CRO मतलब क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो क्या CRO का कौन सा भाग नहीं है, तो आप खुद देखिएगा, मैंने ये एक चित्र बना रखा है CRO में। या फिलामेंट है, ग्रिड है, या प्लेटें लगी हुई हैं, या एक्स प्लेट है या वाई प्लेट है, ये A1 A2 है ये। तब आप देखिएगा ये डिटेक्शन यूनिट है, ये संसूचन होता है, डिटेक्शन सर्किट इधर को लगा होता है। CRA ट्यूब, इसके ट्यूब बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारा एडजस्टमेंट है ये।
और टाइम बेस्ड सर्किट भी होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो आप देख रहे हो जो ग्राफ बनता है, इसमें प्लॉट होता है, वो टाइम बेस्ड सर्किट है पूरा। और एम्पलीफायर सर्किट, इसमें एम्पलीफायर सर्किट नहीं होता। एम्पलीफायर सर्किट क्या होता है, इसमें नहीं होता, ये इसमें नहीं होता। सीआरओ में कौन सा सर्किट नहीं होता, एम्पलीफायर सर्किट नहीं होता। कौन कौन से होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ये दिख रही है आपको, टाइम बेस्ड सर्किट यहाँ फिट होता है, जो एक्स प्लेट वाई प्लेट ऐसे करके दिख रहे हैं ना। और डिटेक्टर वाला ये है, डिटेक्टर सर्किट इधर है। और एम्पलीफायर सर्किट इसका नहीं होता। जो इसका आंसर होगा, फिर इसका आंसर आएगा फोर्थ पार्ट। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीआरओ का है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का है ये। इसमें पूछा जा रहा है कि सीआरओ का एप्लीकेशन क्या क्या है। सीआरओ का एप्लीकेशन किस में होता है, टीवी में। तो पहले टीवी होते थे, पहले उसमें सीआरओ का यूज़ होता था टीवी में, रडार में। तो अब ये रडार में यूज़ होता है। और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का यूज़ टीवी, रडार और सीआरओ में होता है। लेकिन कैथोड रे ट्यूब का यूज़ इसमें नहीं होता है, टेप रिकॉर्ड में। ये टेप रिकॉर्ड, इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, टेप रिकॉर्ड, इसमें यह यूज़ नहीं होता। टीवी में, रडार में, सीआरओ में कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता है, बट टेप रिकॉर्ड में इसका यूज़ नहीं होता है। यह है इसका आंसर नंबर 4। ये इसका आंसर है, ऑप्शन इसका ठीक ये होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ का आपको क्या बताना है, वेवलेंथ कितना होता है। तो लाइमन सीरीज़ ये इस तरह से मैंने दिखाया, लाइमन बामर, फिर होता है लाइमन बामर पाशा ब्रैकेट फंड, ऐसे करके। जो ट्रांजिशन हो रहा है वो एक में होता है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, n=1, यानी कि 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, जो भी ट्रांजिशन जितने भी अपर लेवल्स हैं उनका अगर 1 में होता है तो हमें कौन सी सीरीज़ मिलती है, लाइमन। और अगर 2 में होता है तो हमें कौन सी मिलती है, बामर सीरीज़। सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी वो बामर सीरीज़ डिस्कवर की गई थी। और फार्मूला हम लोग कौन सा निकालते हैं, फार्मूला का यूज़ होता है ये वाला, जो इनके जो वेवलेंथ निकालने का होता है, न्यू बार =1/λ z² r इन्फिनिटी 1/n1² - 1/n2²। n1 n2 इंडिकेट करते हैं कि किस लेवल से आप ट्रांजिशन कर रहे हो, n2 to n21। तो ये लेवल बताता है। r इन्फिनिटी क्या चीज़ है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। और z आपको बताएगा हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितना होता है, 1। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे सिर्फ वेवलेंथ पूछी गई है, कितनी होती है। वेवलेंथ होती है 1216 एंगस्ट्रॉम। बाई चांस आपको अगर याद ना रहे, कोई भी पूछा जाए, तो आपको ये फार्मूला तो याद होना चाहिए। हाइड्रोजन के लिए Z1 लगाओ, और आपको पता ही है लाइमन में कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन होना है, ये आप रख दीजिएगा। जो पहली लाइन है वो इससे निकल जाएगी। अगर 2 से 1 करेंगे तो लाइमन का जो पहली लाइन सीरीज़ का जो पहली लाइन है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप ये इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करके निकाल सकते हो। और आगे न्यूमेरिकल में भी आपको ये फार्मूला फ़ायदा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन यानी कि कृत्रिम तत्वांतरण के बारे में है। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है आपको, 35Cl17 + AXZ = 4He2 + 32S16, यानी कि ये और ये तो हमें पता है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ दिस, AXZ क्या है। चलिए अपन चेक करते हैं। आप यहाँ देखिएगा 16 और 2 18 है, या 17 है। 17 में 1 जुड़ेगा तभी तो 18 होगा, यानी कि यहाँ 1 हो गया। ऊपर देखेगा 32 और 4 36 हो गए, और ये 35 में 1 होना चाहिए, तो ये। तो आप मेरे को बताइए कि ऐसा कौन सा क्या है, x की जगह क्या आना चाहिए जिसमें a की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। ठीक पहचाना, ये आपकी जगह क्या आना चाहिए इसका आंसर, ये। इससे क्या कहेंगे हम, प्रोटॉन। 1H1 प्रोटॉन भी कहते हैं इस। तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो आंसर जो आएगा, इसका आंसर का जो ऑप्शन आएगा सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। समझ गए आप कैसे निकालोगे, बैलेंस करना है आपको। इक्वेशन को बैलेंस किया तुरंत आपको पता चले गया कि x क्या है,
एक्स प्रोटॉन है ये। अब 8th क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन टीवी से रिलेटेड नहीं है। तब इसमें आप ये देखिएगा, जो पहला ऑप्शन दे रखा है स्कैनिंग, स्कैनिंग जो है टीवी से रिलेटेड है। जो इसका जो रास्टर होता है ये स्कैनिंग का काम करता है। ये यहाँ स्कैनिंग है, ये स्कैनिंग टीवी से रिलेटेड है। सेकंड सिंक्रोनाइजेशन, जो सिंक्रोनाइजेशन है यह भी है टीवी से रिलेटेड। और टेलीविज़न ट्रांसमीटर, ये नाम से ही लग रहा है आपको, टीवी ट्रांसमीटर, दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, टीवी ट्रांसमीटर। बट ये ऑप्शन लास्ट जो आ रहा है ना, स्टिमुलेटेड एमिशन, तो याद करिए ज़रा, स्टिमुलेटेड एमिशन किस में है? स्टिमुलेटेड एमिशन आता है रडार में। स्टिमुलेटेड एमिशन, सॉरी रडार में नहीं, लेज़र में आता है। लेज़र में आता है स्टिमुलेटेड एमिशन, लेज़र में आता है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को आप टीवी में तो नहीं दिखाओगे, तो ये आंसर गलत है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन का इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? थर्ड। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? गलत है। ये थर्ड पार्ट इसमें टीवी से रिलेटेड नहीं है। स्कैनिंग, सिंक्रोनाइजेशन, टीवी ट्रांसमिशन, ये सारे किसमें है? टीवी से रिलेटेड है, बट स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ नॉट रिलेटेड टू टीवी। तो इसका आंसर ये है। अब 9th क्वेश्चन में है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट कौन कौन सा है? फिजनेबल मटेरियल, सीधी सी बात, अगर ये नहीं होगा तो आप रिएक्टर में काम क्या करोगे? तो फिजनेबल मटेरियल तो आवश्यक है। और भी देखते हैं, मॉडरेटर, स्पीड कम कर रहा है, ज़रूरी है। ये है, आता है ना, जैसे कि ग्रेफाइट है या है कूलेंट है, जैसे कूलेंट क्या ऐसा ठंडा रखने के काम आएगा, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो नुकसान, ये नहीं होगा तो नुकसान न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब बात आ रही है रेडियो आइसोटोप की। तो रेडियो आइसोटोप तो हम जानते हैं, लेकिन हम इसमें यूज़ थोड़ी करते हैं। जो रेडियो आइसोटोप है, जैसे कि ड्यूटेरियम और ये चीज़ है, तो हेवी वाटर तो यूज़ कर रहे हैं, बट रेडियो आइसोटोप ये फिजनेबल मटेरियल हो रहा है, कूलेंट हो रहा है, मॉडरेटर हो रहा है, लेकिन रेडियो में आइसोटोप तो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना। तो रेडियो आइसोटोप का जो ऑप्शन आ रहा है ना, सेकंड आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा? रेडियो आइसोटोप। इसको आप क्या कर रहे हो? नहीं यूज़ कर रहे हो न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसमें क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि मास हेड एनहिलेशन, यानी कि द्रव्यमान क्षति आपको बताई गई है कि 1 किलोग्राम जो आपका मास है, यानी कि जो द्रव्यमान है, उसकी द्रव्यमान क्षति कितनी होती है? 0.3%। तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा? अगर 0.3% कह रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? यही ऑप्शन तो आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.003। इतना आपका क्या आंसर होगा? किलोग्राम। अगर डेल्टा एम है, ये पहला चीज़ तो ये निकल आई। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि एनर्जी कितनी मिलेगी हमको। तो एनर्जी के लिए आप फार्मूला ये जानते हो, आइंस्टीन का रिलेशन है ये, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम हमको पता है 0.003, सी स्क्वायर का है तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ कितना होता है? 8। तो मैंने यहाँ लिखा, और इसका क्या कर दूंगा मैं? इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। इसे ज़रा सही करके लिख देते हैं, 10⁸8। इसका क्या करा मैंने? स्क्वायर किया। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करके मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.003 मल्टीप्लाइड बाई दिस, और मैं इसे जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 2.7 10⁻14 जूल। ये मेरा आंसर है ये। और ये मेरा आंसर किस में, कौन सा है ऑप्शन? इसमें ऑप्शन आ रहा है थर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड आंसर है वो है ये। और किस तरीके से निकला वो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं कि ये वायर दिया हुआ है, तार, जिसके जो पॉइंट है बी और सी, बी की डिस्टेंस स्केल पर दी हुई है 30 सेंटीमीटर और सी की दी हुई है 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इनके लिए, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लेकिन गिवन क्या है? गिवन है ये जो के दिया हुआ है, इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 1 मीटर पर कितना हो रहा है? 1 मीटर पर 1 वोल्ट हो रहा है। तो जिससे मैंने के से दिखा दिया है ये, और के की वैल्यू दी है 1 वोल्ट पर मीटर।
तो आप यहाँ देख रहे हो एल दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो एल को कन्वर्ट कर दोगे मीटर में तो 0.3 मीटर। एल तो ये हो गया। अब सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू के इंटू एल। के कितना आ रहा है 1, एल कितना आ रहा है, सॉल्व किया मैंने 0.3, मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0.3 वोल्ट। तो ये जो आंसर है, ये आंसर का जो आपके ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। अब ये 12th क्वेश्चन है, इसमें मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है कि जो चार्ज जो है गतिमान चार्ज वो क्या प्रोड्यूस करता है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आप ये कल्पना कीजिए कि एक लूप है ये, इसमें मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मींस करंट जो है फ्लो हो रही है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, q इक्वल्स टू आई टी होता है। अगर ये करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी अब, तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमेशा क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, ये सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरण के ऊपर आधारित है। स्वप्रेरण ये है कि जब कोई कॉइल है, कॉइल के अंदर धारा में चेंज किया जाए, धारा परिवर्तित की जाए, तो उसमें खुद ही एक प्रेरक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसका कि फार्मूला ये होता है इक्वल्स टू एल डेल आई अपॉन डेल टी, या डी आई अपॉन डी टी, या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से हम इंडिकेट कर देते हैं। डेल्टा आई मतलब क्या होता है, धारा में परिवर्तन और समयांतर। तो सवाल के अनुसार क्या चीज़ दी हुई है, सवाल के अनुसार आपसे ये कहा गया है कि यदि 3 एम्पियर की जो धारा है किसी कॉइल में बह रही है, उसे बढ़ा के 4 कर दिया गया, यानी कि धारा में परिवर्तन ये हो गया 4 में से 3, और समयांतर क्या दिया हुआ है 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड समयांतर हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है 8 वोल्ट। तो सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि एल निकालना है आपको। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 1/0.5, तो एल हो जाएगा कितना 4.0, क्या आ जाएगा ये 0.4 हेनरी। ये पॉइंट भी है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आएगी। और इसके ऑप्शन कौन सा हुआ, ये ऑप्शन नंबर 2। 14th क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर कोई आवेश है वो v वेलोसिटी से प्रवेश करता है, तो उसकी क्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। हमने ये माना है 90 इस एंगल पर एंटर कर रहा है ये, अगर कोई भी और एंगल भी एंटर करता तो cos थीटा लग जाता। बहरहाल इस पर अगर आप देख रहे हैं तो r इक्वल्स टू एम बी अपॉन बी क्यू, जो त्रिज्या होगी ना इस पाथ की जो त्रिज्या होगी वो ये होगी। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है द रेडियस ऑफ द पाथ, जो भी मार्ग है उसका जो रास्ता है वो क्या होगा, वह एम बी क्या मतलब होता है, संवेग, ये p होता है ये, तो r प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा p के। तो इसका ऑप्शन आएगा संवेग के, यानी कि इसका आंसर नंबर 2 सही है ये। अब आपके पास 15वां सवाल आया है ट्रायोड वाल्व का। ट्रायोड वाल्व में 3 आपके पास इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको ध्यान है, एक होता है ग्रिड, एक होता है प्लेट, और एक होता है आपका जो के और आप कैथोड। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कंडक्टेंस मतलब GM। तो ये रिलेशन याद रखो, म्यू इक्वल्स टू GM इंटू RP। म्यू मतलब क्या हो गया, जिसका जो गुणांक है, परिवर्तन गुणांक जो हो गया, GM क्या हो गया, म्यूचुअल कंडक्टेंस, ठीक है, और RP क्या हो गया, प्लेट प्रतिरोध। तो हम ये अगर म्यू होता है, म्यू मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा डेल्टा VP अपॉन ग्रिड वोल्टेज इनपुट डेल्टा VG। ग्रिड वोल्टेज क्या काम करती है, जो धारा है उसको क्या नियंत्रित करने का काम करती है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर चेक करोगे तो इस तरीके से ये और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, बस सिंपल सा ऐसे बना दिया। तो इसको अगर आप ये देखते हैं और GM आपको निकालना है, म्यूचुअल कंडक्टेंस मतलब जो चालकता है उसका जो यूनिट होगा वो आप खुद देख लेना, जैसे V इक्वल्स टू RI होता है इसका ठीक
V अपॉन आई आएगा ना, यानी कि R का रिवर्स। अब आप चेक करिएगा, प्लेट प्रतिरोध है, प्लेट प्रतिरोध ये आपको याद करने का जो तरीका बता रहे हैं भाई, प्रतिरोध का फार्मूला यही तो ना, V इक्वल्स टू आर आई, यानी कि V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। तो आपको जब प्लेट प्रतिरोध निकालना है तो प्लेट प्रतिरोध किसके बराबर होगा, डेल्टा वी पी अपॉन डेल्टा आई पी। तो ये तो हो गया प्लेट प्रतिरोध। अब आप देख रहे हो कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो जी एम किसके बराबर आएगा, जी एम आएगा डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा वी जी। अब कांस्टेंट की बात है कि इसमें कांस्टेंट क्या रखना है हमको, हमें कांस्टेंट रखना है प्लेट वोल्टेज कांस्टेंट। तो हमारा ये रिलेशन है जीएम का डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा वी जी। तो ये कौन सा रिलेशन आ रहा है, हमारा आंसर कौन सा आ रहा है इसका, फर्स्ट आंसर हमारा सही है। ट्रायोड वाल्व में जीएम किसके बराबर होता है, इसके, और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मो इनवर्स, ओम का उल्टा, ये या मोह, ऐसे। ये क्वेश्चन आ रहा है कि रेक्टिफायर सर्किट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक ऑप्शन दे दिया इन्होंने ट्रांजिस्टर दिया हुआ है ये, और अगला ऑप्शन दे दिया है ट्रायोड, और ट्रायोड के बाद दे दिया वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर के बाद डायोड। तो आप ये जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं। सिंपल जो डायोड है, डायोड ही रेक्टिफायर सर्किट का में इस्तेमाल होता है, क्योंकि डायोड की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि जो सर्टेन जो वोल्टेज है उसके अबव अगर आपको चल रहे हैं तो यह वर्क करता है। यानी कि अगर आप इसकी जो पोलैरिटी है इधर पॉजिटिव करते हैं तब ये आउटपुट देगा, अगर इसकी पोलैरिटी अगर आप निगेटिव कर देते हैं तो ये क्या करता है, कम नहीं करता है, ये है ना, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रीजन वाली बात है ये। तो यही एक है, और इसमें भी रेक्टिफायर कितना आता है, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, 3 टाइप के जो रेक्टिफायर हैं यहाँ पर। वो खैर आपसे केवल इतना ही पूछा जा रहा है कि रेक्टिफायर सर्किट में आप किसका यूज़ कर रहे हो, डायोड का। तो डायोड का जो ऑप्शन आपके में दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन। आप हमेशा याद रखना, रेक्टिफायर में आप क्या करोगे, आप डायोड का इस्तेमाल करोगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P 17वां सवाल है ये, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमको बनाना है, प्योर जर्मेनियम हमारे पास है, तो हम क्या करें, इसमें क्या क्या ऐड करें, क्या इम्प्योरिटी इसमें ऐड करें। इम्प्योरिटी का नाम दे दिया है फास्फोरस और एंटीमनी, और क्या दे दिया आपको, आर्सेनिक, और क्या दिया हुआ है आपको, एल्यूमिनियम। तो आप खुद सोचिएगा कि यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आप बना रहे हो तो इसमें किसका एक्सेस होना है, होल्स का एक्सेस होना है। तो जो जर्मेनियम में आप ऐड कर रहे हो कोई भी अमाउंट, तो उसमें अगर मान लीजिए जैसे 4 मेरे पास ये हैं बने हुए ये, तो मेरे इस तरीके से मैं इम्प्योरिटी ऐड करूँगा कि जो मेरे पास एक्सेस किसका होगा, एक्सेस मेरे पास होल्स का होगा। तो इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूँगा, मैं एल्युमिनियम ऐड करूँगा। ये भी 5 5 5 है, पेंटावेलेंट है ये, फास्फोरस और ये सब। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा। मेरे को चाहिए क्या एक्सेस में, मेरे को होल्स एक्सेस में चाहिए। तो होल्स एक्सेस में चाहिए तो मेरे को क्या मिलाना है, इसमें एल्युमिनियम मिलाना है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, 17वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 4th ये। तो जब मैं एल्युमिनियम मिलाऊंगा जर्मेनियम में तो मेरे को क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये ग्रेडियंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड की बात हो रही है। ये डायोड का अभिलाक्षिक वक्र या ढाल, ये मैंने इस तरीके से ये बना दिया है ये, और इसको मैंने ढाल को किससे दिखाया है, एम से शो कर दिया है। एम का फार्मूला V अपॉन आई, और गिवन कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट। ये ओम, इसकी जो यूनिट है वो ओम का उल्टा ही तो है ना। और प्लेट प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्लेट प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो इसका जो ढाल है स्लोप दे रखा है एम, उसका उल्टा कर दो, 1/m। उसे सॉल्व करोगे, मिली की जगह 10⁻³ लगाओ, यही ओम आ गया। जब इसे सॉल्व करना है आपको तो 500 किलो ओम इसका आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन है 19वां, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की सीरीज में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण हो रहा है 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, और यहाँ से अगर आप पूरा कंटिन्यूम पूरा इस तरीके से संक्रमण हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, 1 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सीरीज मिलेगी,
तो मैंने आपसे बोला था जब संक्रमण 1 में होता है तो मिलती है कौन, लाइमन, और जब 2 में हो रहा होता है सबका तो कौन मिलती है, बामर सीरीज, और जब 3 में हो रहा होता है तो कौन मिलती है, पार्शल। तो इसी प्रकार सीरीज फॉर्म होती हैं। तो क्योंकि 1 में हो रहा है संक्रमण, सब कहाँ जा रहे हैं, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 1 में, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 2, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर आधारित प्रश्न है। थ्रस होल्ड वेवलेंथ या दहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 दी गई है आपको। कितना दिया हुआ है, 6600 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या निकालना है, आपको कार्यफलन निकालना है, वो न्यूनतम ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है, W मीन्स कार्यफलन। तो आप फार्मूला तो W का यही होता है, H न्यू 0 या HC अपॉन लैम्डा 0। अब शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, देखिएगा 1 2 3 7 5, याद कर लीजिएगा, बहुत आसान रहेगा, 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला है ये वाला। इसमें जो जूल के बजाय आंसर किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और क्योंकि पूछा जा रहा है आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, आप क्या करना होगा, सिंपल आपको क्या चीज़ करनी है, आपको लैम्डा 0 की वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा 0 दिया हुआ है 6600 एंगस्ट्रॉम मीन्स क्या हो गया ये, और ऊपर भी 10⁻⁻10 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। और जब इसे सॉल्व करोगे आप 12375 अपॉन 6600, तो सिंपल ये इतना बचा, ये यानी कि 2 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर, 2 से कम आना चाहिए आंसर। तो यहाँ ऑप्शन चेक करो, पूरा सॉल्व करने से ही बच जाओगे। तो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं हम, ये आ रहा है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। अगर आप ज़्यादा एकदम सॉल्व करते रहेंगे पूरा का पूरा, तो टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप रिलेशन याद रखिएगा, शॉर्टकट रिलेशन है ये इसका।